हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्त। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस समय में आप देख रहे हैं आपके लिए जो भी एक्सेप्टेड है एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज आप लोग लेकर आया हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो चैप्टर 4 है, नाम है मिडिल इंग्लिश। उसका दोस्त हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को बढ़िया से हिंदी में बारीकी से समझेंगे। जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट में कीजिएगा, सर इसको फिर से आप इस लाइन को फिर से बताइए या इस पर एक फीड वीडियो बनाइए, तो मैं निश्चित ही बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गंवाए। चैप्टर का नाम है दोस्त मिडिल इंग्लिश, देखना आप स्क्रीन पे चैप्टर 4। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर आप ओल्ड इंग्लिश देख लीजिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लीजिए, और सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियो में अपलोड कर चुका हूं आपकी सुविधा के लिए। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और हर एक चैप्टर को आप आसानी से समझें और उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले VBI द ईयर AD 1066 यानी कि 1066 इज generally taken to be the end of the old English period। याद रखिएगा बाबू कि 449 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश शुरू हुआ और 1066 में इसका समापन हुआ। यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि है समापन की, वह किस में काउंट किया जाता है? 1066 पे। बट मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन मिडिल इंग्लिश का जो अस्तित्व, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश की जो एक मान के चले कि मिडिल इंग्लिश का जो अस्तित्व हुआ, मतलब नामकरण किया गया, आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट ए सेंचुरी, लगभग एक शताब्दी यानी कि 100 साल लग गए मिडिल इंग्लिश को ढूंढने में, इसको बनाने में, इसमें परिवर्तन करने में। क्योंकि 1066 में तो समाप्त हो गया ओल्ड इंग्लिश और यह लागू हुआ है 1150 में। तो आखिर बीच का समय में क्या था? तो कहना फॉर द रीजन, इसका कारण स्टेटेड अर्लियर, यानी जो आप पहले चैप्टर पढ़े हैं ओल्ड इंग्लिश, इसमें इसका कारण बताया गया है। दस मिडिल इंग्लिश पीरियड इज एक्सेप्टेड, इस प्रकार मिडिल इंग्लिश की अवधि जो है उसको हम लोग साहित्य के क्षेत्रों में एक्सेप्ट किए, स्वीकार किए हैं, माने हैं। कब से? फ्रॉम AD का मतलब एनो डोमिनी 1150 यह इसकी शुरुआती समय है और 1500 इसका लास्टिंग टाइम है। यानी 1150 से लेकर 1500 तक मिडिल इंग्लिश की अवधि रही है। अगर पूछ देगा कि बताइए मिडिल इंग्लिश कब शुरू हुआ, तो कहना 1150 में। समाप्त कब हुआ? तब 1500 में, ठीक है। एट ईच एंड, यानी कि प्रत्येक जो समापन है, चाहे 1150 चाहे इसका 1066 हो या इसका 1500 हो, देयर इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। याद रखिएगा भाई साहब, चाहे ओल्ड इंग्लिश का समापन हो या मिडिल इंग्लिश का, यह एक पीरियड है, अवधि है ट्रांजिशन का। बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन, बहुत ही ज़्यादा इसमें परिवर्तन किया गया है दोस्त। बहुत ही ज़्यादा खोज, रिसर्च, शोध, ठीक है। When the language seems to be in a state of flux, flux माने प्रचुर होता है, बहुत ज़्यादा। जब कोई भाषा प्रतीत होने लगती है, फ्लक्स में प्रचुर यानी कि बहुत सारे भाषाएं उसमें मिक्स हो जाएं। वैसे भी लोग बोलता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, लैटिन, फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज, पता नहीं कितने भाषाओं से इंग्लिश बनाए। तो उस समय क्या होता कि जहाँ जहाँ सब ओल्ड इंग्लिश वाले जाते थे या मिडिल इंग्लिश में जो लड़ाकू होते थे, जहाँ जहाँ अटैक करते थे जिस जिस राज्य पर, प्रांत पर, वहाँ की जो प्रांतीय भाषा होती थी वो भी भाषाएं इसमें शामिल हो जाती थी। इसलिए यह बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें भाषाएं जब भर गई, अवस्था में आ गई, तब जाकर परिवर्तन होता है ना। किसी चीज़ के जब अंतिम सीमा हो जाए, चरण, तो उसमें इंसान छेड़छाड़ करने लगता है। यानी प्राकृतिक, देख रहे हैं आजकल देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा खोज हो चुका है, निष्कर्ष हो चुका है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो चुका है, तो निश्चित तबाही आएगी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स, यानी मिडिल इंग्लिश में दो शानदार भव्य घटनाएं घटी, डिस्टिंग्विश मिडिल एंड मॉडर्न इंग्लिश। यानी मिडिल और मॉडर्न इंग्लिश में जो दो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो इसको अलग बनाती है, अलग करती है। कैसे? कौन कौन घटनाएं? दीज आर द इंट्रोडक्शन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सबसे पहला परिचय जो दिया जा रहा है
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ आपका मिडिल इंग्लिश में। एंड दूसरा आया ग्रेट वाउल शिफ्ट, जो बड़े बड़े साउंड के होते थे वाउल, जिसको बोलने बहुत लंबा समय खींच कर बोलते थे, बे रे, ऐसे शब्दों को छोटा किया गया। यानी ये दो परिवर्तन हुआ है मिडिल इंग्लिश में। कौन कौन? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्रेट वाउल शिफ्ट। अब इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। ये बात सत्य है दोस्त कि आज के डेट में अगर प्रिंटिंग मशीन नहीं होती तो आज जो ये हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं डिजिटली, चाहे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या ये हाथ से लिखकर पढ़ाना संभव था? इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, ये दुनिया जो विकसित की है लिटरेचर की दुनिया में, ग्रामर या लैंग्वेज की दुनिया में, अगर प्रिंटिंग मशीन नहीं होता तो लाखों करोड़ों की संख्या में क्या कोई किताब छप पाती? क्या कोई लेखक अपनी बातों को, अपने अंदर के विचारों को विश्व में भेज पाते? नहीं भेज पाते। यानी दुनिया इसके बिना असंभव है। ठीक है। द प्रिंटिंग प्रेस सेटअप बाय, याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना किया गया, आविष्कार किया गया, विलियम कैक्सटन। कहाँ किए? एट द वेस्ट मिनिस्टर अबे, जगह का नाम है, इंग्लैंड में है, इन एडी 1476। याद करो, जहाँ जहाँ पीला किए हैं कि आप ये सवाल पूछता ऑब्जेक्टिव में कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ, तो 1476 में। किसने किया? विलियम कैक्सटन। याद रहेगा। हैज़ प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के विकास में इसका बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका रहा है। किसका? प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। बिकॉज इट हेल्प टू स्टैंडर्डाइज द लैंग्वेज, लैंग्वेज को एक नूतन यानी कि आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड बनाने में सबसे ज़्यादा मदद किया है। तो कौन? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। वाइल मिडिल इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल, जबकि जो मिडिल इंग्लिश है ना, बहुत ही भाषाओं से मिश्रण है, बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन है। सबसे ज़्यादा तीनों इंग्लिश में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ परिवर्तन किया गया है तो मिडिल इंग्लिश में, इसीलिए इसको डायलेक्टिकल बोलते हैं। एंड वाइल मॉडर्न इंग्लिश जो है इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और जो मॉडर्न लैंग्वेज है वह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बहुत ही नूतन इसको बोलते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, नंबर 1 जिसको आजकल हम लोग बोल रहे हैं। दो इट ऑल्सो हैज रीजनल एंड इंटरनेशनल वेराइटीज, यद्यपि इसका अपना खुद का क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार की इसमें भाषाएं हैं। अब आइए देखिए क्या कर रहा है। द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज नोन एज, जो पहला तो आपने पढ़ लिया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब दूसरा पढ़िए, जो सबसे भाषा में जो सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ, बड़ी बदलाव भाषा में किसमें हुआ? बोलचाल की भाषा में। वो आ गया कौन सा? ग्रेट वाउल शिफ्ट इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वाउल्स, यानी जो इंग्लिश के लंबे वाउल्स होते थे उनके उच्चारण में बहुत ज़्यादा क्रमबद्ध सीरीज तरीका से क्या किया गया? बदलाव किया गया। यही ग्रेट वावल शिफ्ट बोलते हैं, इसी यही शामिल हुआ है भाषा में। जो जहाँ जहाँ लंबे वॉवेल्स है, अभी बताया ना, जैसे बे रे जो बोलचाल होती थी उसको छोटा किया, कैट, मैट, रैट। एंड द चेंजेस बिगेन इन अबाउट, और यह जब परिवर्तन हुआ लगभग 1400 सदी, यानी कि लगभग आपका 1500 में शुरू है मॉडर्न, यानी कि सोचिए कि मिडिल की अंतिम ही कड़ी चल रही थी। एंड वी आर फुली एस्टेब्लिश्ड, 1400 में सब चेंजिंग किया गया और पूर्ण रूप से इसको स्थापित लागू कर दिया गया बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश के अंतिम क्षण में इसको लागू कर दिया गया। एंड दीज फोनोलॉजिकल चेंजेज आर सीन, और यह जो भाषा संबंधित जो यह बोलचाल की भाषा, साउंड इसको बोलते हैं, साउंड फोनेटिक साउंड, ध्वनि विज्ञान, इसमें जो परिवर्तन किया गया, सीन एज द लास्ट बैरियर, यह अंतिम बाधा बिटवीन द इंग्लिश ऑफ अर्ली टाइम्स, पहले की इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश होती थी मिडिल, एंड दैट ऑफ नाउ, और आज की इंग्लिश की अंतिम बॉर्डर हुआ था, जो चेंजिंग हुआ था। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से ओल्ड इंग्लिश की जो बॉर्डर थी, सीमा थी, जो उसमें का जो एक प्रकार से मान लो कि जो उनका रूप था, रंग था ओल्ड इंग्लिश का, उसको ये इस बैरियर को समाप्त कर दिया। कौन? ये जो चेंजिंग किया गया, फोनोलॉजिकल चेंज। अब ये नेक्स्ट क्या कर रहा है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। डायलेक्ट्स ऑफ
मिडिल इंग्लिश, लिखिए कितने होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज, और मिडिल इंग्लिश की सबसे विचित्र इसकी फीचर्स माने विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो सबसे उसमें से जो एक है वो क्या है, वह द फैक्ट दैट द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश एग्जिस्टेड इन बोथ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म। यानी कि ओल्ड मिडिल इंग्लिश के जो डायलेक्ट्स है ये दोनों में मौजूद है, स्पोकन में बोलचाल की भाषा में और रिटन में भी, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ स्पोकन में था। एंड देयर वाज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड एंड द लैंग्वेज वेराइड फ्रॉम क्या लिखा है, काउंटी टू, अच्छा कंट्री टू कंट्री। कोई ऐसी भाषा नहीं है, याद रखिएगा, देयर इज नो सिंगल लिटरेरी स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसा साहित्यिक स्टैंडर्ड भाषा नहीं है जो लैंग्वेज वेराइड फ्रॉम कंट्री टू, हाँ यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ कि विभिन्न विभिन्न देशों से शब्द आए, विभिन्न देशों से भाषाएं आई और सब मिलकर एक लिटरेरी स्टैंडर्ड, साहित्य को स्टैंडर्ड रूप से बनाया। ठीक है, यानी इसमें कोई नो सिंगल लिटरेरी, कोई एक प्रकार की भाषा, एक प्रकार की लैंग्वेज नहीं थी। फर्दर अब आगे देखिए क्या कर रहा है। ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स हैं, माने उसकी भाषाएं हैं प्रांतीय। बट मिडिल इंग्लिश हैड 1 मोर, लेकिन मिडिल इंग्लिश में एक ज़्यादा है। तो मेरे प्यारे छात्र आपको मैं बता दूं, ये जरूर याद रखिएगा कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स है और मिडिल इंग्लिश में 5 है। कौन कौन है, ध्यान सुनिए। दे वर नोन एज नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। कैंटिस ही एक इकलौता बच गया है जो ओल्ड इंग्लिश में है और इसमें भी है। ओनली द लास्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, सिर्फ कैंटिस को नहीं बदला गया। ओल्ड इंग्लिश में भी कैंटिस है और इसमें भी है, बाकी सब बदल दिया गया है। एंड द नॉर्थम्बरियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, नॉर्थम्बरियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश के नॉर्थम्बरियन भाषा था, नाउ कॉल्ड नॉर्थर्न, इसको नॉर्थर्न बोला गया। एंड वेस्ट सेक्शन इज नाउ साउदर्न, वेस्ट सेक्शन को साउदर्न बना दिया गया, साउथर्न। एंड मर्सियन इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स, और मर्सियन को 2 भाषा में बांट दिया गया। विच केम, नाम सुनिए कौन कौन, विच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। इसको 2 भाषा में बांट दिया गया, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट और माने पूर्वी और पश्चिमी भाषा के रूप में। एंड मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व, और जो आज हम लोग आधुनिक इंग्लिश जो बोलते हैं मॉडर्न, वह जो विकास हुआ है, विकसित हुआ, निर्माण हुआ है, वो फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से बना है। किससे बना है, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, यानी यहां से देख लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है ए नंबर ऑफ फैक्टर्स टुगेदर विद द geographical considerations led to the situations where it East Midland dialect became the most important useful to the people of this age। कह इस जमाने के जो लोग हैं उनके लिए क्या उपयोग है, क्या महत्वपूर्ण है मिडिल इंग्लिश का, भाषा के क्या महत्वपूर्ण है, इसकी क्या उपयोगिता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, कारण हैं, इसके साथ साथ कुछ इसकी भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक विचार भी हैं। ऐसी स्थिति में ले गई जहां पे मिडिल इंग्लिश सचमुच आज के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उपयोगी हो चुका है। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट में मिडिल इंग्लिश वोकैब के बारे में कुछ जानते हैं बाबू दोस्त। इसके बारे में देखिए वोकैब क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। मिडिल इंग्लिश वोकैब सुनिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रूल इन इंग्लैंड। जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा में जो प्रभाव रहा फ्रेंच का, मिडिल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रभाव फ्रेंच वर्ड का था। ठीक है, कब, जब फ्रेंच शासन करता था, कब, इंग्लैंड में। वॉज दैट लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इंटर्ड द लैंग्वेज। इसके कारण से जब फ्रेंच लोग वहाँ पे शासन करते थे इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो गया, शामिल हो गया। ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब फ्रेंच वाले शासन करते थे इंग्लैंड में, तो जाहिर सी बात है उनकी लाठी तो उन्हीं के भैंस ना होगी। एंड मेनी ऑफ दिस वर्ड्स आर रिलेटेड टू द डिग्निटी, और इसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी ताल्लुकात संबंध डिग्निटी से, गरिमा, इज्जत जिसको बोलते हैं हम लोग, मान सम्मान, एंड ऑनर ऑफ द रॉयल ऑफिस, जो राजा शाही लोग होते हैं, राजाओं के जो ऑफिस कार्यालय होते हैं, उनसे संबंधित ये सब शब्द है फ्रेंच वर्ड। एंड सम ऑफ दीज वर्ड्स आर रॉयल्टी, ये दिया गया कुछ शब्द आपको एग्जाम्पल के लिए। रॉयल्टी जैसे शब्द है राजाशाही के लिए बोलते हैं। रीम होमेज, ये भी क्षेत्रीय
किसी को होमेज श्रद्धांजलि देना, प्रिंस, राजकुमार, प्रिंसेस, डक, डचेज, पैलेस, कैसल, हॉल एंड सोवरेन, ये टोटल वर्ड है जो फ्रेंच वर्ड है। टोटल का टोटल वर्ड राजशाही शब्दों से संबंधित है। एंड द फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाज ग्रेजुअल, और जो फ्रेंच भाषा का जो प्रभाव रहा, इन्फ्लुएंस लगातार चलता रहा, धीरे 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 धीरे, बट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा रहा, सबसे ज़्यादा। एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, पता नहीं किसी लेखक हैं, नाम तो नहीं दिया है, उनके अनुमान के हिसाब से अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स यानी फ्रेंच वर्ड्स ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच से आए और इनटू इंग्लिश और अंग्रेजी के शब्दकोश में शामिल हो गए ड्यूरिंग दिस टाइम। आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टूडे, उसमें से 10,000 में से लगभग 75% वर्ड आज भी यूज में है। ठीक है दोस्त, एंड दीज वर्ड्स आर रिलेटेड, और ये जो शब्द है फ्रेंच, ये जुड़े हैं किससे? लॉ से, लिटरेचर से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से, धर्म से एंड फैशन से। अब करें यहाँ पे अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पे और भी दूसरे जाति के लोग थे जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और फ्रेंच के अलावा एक और जाति थी, एक और भाषा था जिसका नाम था लैटिन। ये भी दबदबा बनाए रखा अपना मिडिल इंग्लिश पे। एंड सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम लैटिन केम डायरेक्टली, कुछ तो लैटिन भाषा सीधे आके शामिल हुए फ्रेंच पे, बट सम इंटर्ड थ्रू फ्रेंच, और कुछ वर्ड्स जो लैटिन है वो फ्रेंच के माध्यम से शामिल हुए। एंड वेयर वर्ड्स रिलेटेड, और ये जो शब्द है लैटिन वह साइंस से जुड़े हैं, मेडिसिन, लॉ एंड लिटरेचर। एंड सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स आर, और कुछ जो पैंचा के रूप में, उधार के रूप में लिया गया शब्द लैटिन वर्ड, देखिए कौन कौन। हिस्ट्री है, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई, पिक्चर, जीनियस, समरी, सब्स्टिट्यूट, टेम्परेचर, मैग्नीफाई एंड प्राइवेट, ये टोटल वर्ड्स दोस्त लैटिन है। ये सब याद कर लीजिए, पूछ देगा अगर इंडेक्स लैटिन है, फ्रेंच है तो आप लैटिन पे टिक मारना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिडिल इंग्लिश ग्रामर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं हम आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। कह यहाँ पे कि द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड, जो मिडिल इंग्लिश की अवधि है 1150 से लेकर 1500 तक, यह एक प्रमाण है, साक्षी है एक्सटेंसिव यानी मिडिल इंग्लिश के विस्तार का, एंड फंडामेंटल चेंजेज, और जो बेसिक इसमें जो बदलाव हुए हैं इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो व्याकरण संबंधित प्रक्रिया और जो बोलचाल भाषा में जो बदलाव किया गया है, ये इसका एक साक्षी है। द चेंजेस इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस्ड इंग्लिश, जो बदलाव परिवर्तन हुआ ग्रामर में, सिस्टम ग्रामर की प्रक्रिया में, रिड्यूस्ड इंग्लिश को कम कर दिया, फ्रॉम ए हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज टू एन एनालिटिक वन, यानी पहले अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेक्टेड था। इन्फ्लेक्टेड माने इसमें बहुत सारे भाषाएं क्या हो गए थे? घुस गए थे, शामिल हो गए थे, इसे इन्फ्लेक्टेड हो गया था, बहुत से भाषाओं से मिश्रित हो चुका था, इसमें मिश्रण समझते हैं ना, हाईली इन्फ्लेक्टेड, एंड टू एन एनालिटिक वन, अब इसका विश्लेषण एक में किया गया, यानी सारे भाषाओं को काट छांट कर, हटाकर, संशोधन कर कर और इसको विश्लेषण एक में बनाया गया मिडिल इंग्लिश में। ड्यू टू सर्टेन फोनेटिक चेंजेस, यह एक निश्चित जो भाषा, जो आपके ध्वनि लैंग्वेज में जो परिवर्तन बदलाव हुआ इन लैंग्वेज भाषा में, द वर्ड एंडिंग, जो शब्द समाप्त हुए, दैट सर्व्ड एज मार्कर्स ऑफ नंबर्स, ये नंबर सिंगुलर प्लूरल बनाने वाले शब्द थे, ठीक है। जेंडर आपका लिंग में थे, केस में थे, टेंस में थे, वेयर, सो अल्टर्ड, इतना बदला गया, इतना परिवर्तन किया गया उन लोगों के इनके रूप में, इन देयर प्रोनाउंसिएशन में, उनके उच्चारण में, एज टू लूज देयर डिस्टिंक्टिव फॉर्म, कि ये सारे जो अपने जो बेसिक फॉर्म थे, इनका जो पहचान था पहले का, डिस्टिंक्टिव मैंने पुराना, जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई, ये अपने पहचान ही खो दिए, ये अपने जो मूलभूत जो आधारभूत जो इनके रूप थे नंबर के, जेंडर के, इतना इसमें परिवर्तन हुआ कि ये सब समाप्ते हो गए, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर यूजफुलनेस, इसलिए उनकी जो उपयोगिता थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। बट ऑल बट ए फ्यू, सभी, लेकिन उनमें से कुछ जो ऊपर बताया गया, ओल्ड इंग्लिश के जो कुछ नाउन हैं, वर्ब
आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर है ना, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एंडिंग्स डाइड, समाप्त हो गए, मिट गए। कुछ ओल्ड इंग्लिश के नाउन थे, वर्ब थे, एडजेक्टिव थे, अब धीरे धीरे वो इंडिंग्स डाउट समाप्त हो गए। एंड ग्रामेटिकल relations began to be indicated by fixed patterns of word order। अब धीरे धीरे इनको व्याकरण संबंधित जो इनका रिलेशन शुरू हो गया, किसके द्वारा, टू बी इंडिकेटेड बाय फिक्स्ड पैटर्न ऑफ वर्ड ऑर्डर। अब शब्दों के सही सही क्रम में इनको सजा दिया गया। इस प्रकार द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इनफ्लेक्शन, इस प्रकार धीरे धीरे जो हानि हुई, इनफ्लेक्शन का समापन हुआ। जो इंग्लिश हमारी मिडिल इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो मिक्सचर हो चुका था, धीरे धीरे इनकी समाप्ति हुई। एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस अवधि में जो किस शब्द को कहाँ रखना है, किसके बाद कौन सा वर्ड बोलना है, यह जो फिक्स किया गया शब्द लेटर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव था। ठीक है। एंड अनदर मेजर फेनोमेनन टू हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, और भी दूसरी जो बड़ी घटनाएं जो घटी इस टाइम मिडिल इंग्लिश में, इज नोन एज ग्रेट वाउल शिफ्ट। सबसे बड़ी घटनाएं जो घटी थी वो नाम था ग्रेट वाउल शिफ्ट। When we compare the middle and modern consonant system, अगर हम लोग तुलना करें मिडिल इंग्लिश के टाइम का कॉन्सोनेंट व्यंजन का और मॉडर्न टाइम के, तो वी फाइंड वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम लोग उन दोनों के बीच में जो अंतर पाते हैं वो ना के बराबर, बहुत कम। बट द वाउल सिस्टम्स आर वेरी डिफरेंट, लेकिन कॉन्सोनेंट में तो अंतर नहीं उनके। मिडिल इंग्लिश कह रहा है दोस्त कि मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का जो कॉन्सोनेंट है उसमें उनके साउंड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो वाउल सिस्टम है उसमें बहुत ही अंतर है। क्या अंतर है? दिस इज बिकॉज बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड आवर टाइम्स, क्योंकि हमारे मिडिल इंग्लिश और हमारे समय अभी के दोनों के बीच की जो बात कर रही है, द लॉन्ग वाउल्स हैव चेंज्ड कॉन्सिडरेबली, यानी जो लंबे लंबे वॉल्स थे जिनका साउंड बहुत लंबा था, जिनको बोलने में वक्त समय बहुत ज़्यादा लगता था, वह बदल दिया विचार पूर्वक, मैंने सोच समझ के लोगों ने बदला इनको, सारे विद्वान लोग बैठ के। बट द शॉर्ट वाउल्स हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन जिनका साउंड छोटा था, जिनका उच्चारण बहुत कम समय में हो सकता था, उनको ज्यों का त्यों रख दिया गया। ठीक है। द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग, और यह जो प्रक्रिया थी, बदलाव की जो श्रृंखलाएं थी, अफेक्टिंग द लॉन्ग वाउल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश के जो लंबे साउंड के जो वावल्स थे उनको प्रभाव डाला। एंड इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को नाम किस नाम से जानते हैं, इज नोन एज द ग्रेट वाउल शिफ्ट। अब यदि में कोई पूछ दे कि व्हाट इज ग्रेट वाउल शिफ्ट, तो क्या बोलेंगे? बोलना कि सर, ध्यान सुना है कि सर, the short middle English and our times the long vowels have changed considerably. The series of changes affecting the long vowels of middle English is known as the great vowel। यही बोलना है लास्ट वाला। ठीक है। यहाँ से 2 लाइन आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब आइए मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स क्वाइट एक्यूरेटली, जो मिडिल इंग्लिश के टाइम का जो साहित्य था दोस्त, बहुत ही ज़्यादा प्रकाश डाला, रिफ्लेक्ट्स प्रवर्तन। ठीक है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल सही सही, द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का भाग्य यही साहित्य ने बदल दिया। मिडिल इंग्लिश का साहित्य जो था ना, इस साहित्य इतना बढ़िया तरीका से लिखा गया कि अंग्रेजी का भाग्य ही बदल गया। अंग्रेजी दिन दिन रात चौगुना तरक्की करने लगा। एंड द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज, और सबसे शुरुआती जो मिडिल इंग्लिश का जो शुरुआती टाइम का जो लिटरेचर था वो 1150 से लेकर 1215 इज एक्सक्लूसिवली रिजियस इन नेचर। स्वाभाविक रूप से जो पहले के जितने मिडिल इंग्लिश में साहित्य थे वो टोटल धार्मिक किताबें हुआ करती थी। क्या थी? धार्मिक। पहले के जो साहित्य थे सब धर्म के बारे में लिखा जाता था, इसलिए पहले लोग धर्म के बारे में ज़्यादा जानते थे, धर्म के बारे में ज़्यादा मानते थे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस अवधि के दौरान, द अपर क्लासेस मेनली पैट्रोनाइज्ड फ्रेंच लिटरेचर। जो अपर क्लास के लोग, अपर उच्च जाति के जो होते थे, जो फ्रेंच भाषाओं के जो संरक्षक थे, जो देखभाल करने वाले थे, उनकी जो साहित्य थी। एंड द इंग्लिश राइटर्स, और जो अंग्रेजी भाषाओं के जो पैट्रोन्स थे, जो रक्षक थे, उसका देखभाल करने वाले, कुड नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और पैट्रोन्स फ्रॉम देम, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए।
जो फ्रेंच वाले राइटर थे वो अपनी भाषा को बचाने लगे, और जो इंग्लिश राइटर थे वो अपनी भाषा को बचाने लगे। दोनों से कोई उम्मीद नहीं था, ना फ्रेंच वाले इंग्लिश भाषा को सपोर्ट करते थे और ना इंग्लिश वाले फ्रेंच को। लेकिन इन दोनों के बीच में एक था बंदा जिसको हम बोलते हैं इट वाज द चर्च। चर्च था एंड देयर लीडर्स, और चर्च और उनके सिर्फ नेता लोग थे, चर्च के जो पादरी होते हैं, हु वेयर कीन टू स्प्रेड द रिलीजन। अब वो अपने धर्मों को लगे खूब बढ़िया से फैलाने, ठीक है, इसके धर्म को। एंड सो प्रमोटेड नेटिव लिटरेचर, और अपने वो नेटिव लिटरेचर, अपने जो प्राकृतिक उनकी जो अपने जो गांव वाली जो नेटिव साहित्य थे गांव वाले, उसको प्रमोट करने लगे, अपनी भाषा को, ठीक है। ये कौन थे? चर्च वाले। इसीलिए इतना लोग प्रमोट किए कि जो वहाँ के नेटिव स्पीकर थे उनके भाषाओं में वो मिडिल इंग्लिश को लगा लिखने और साहित्य को लिखने लगे। इसलिए जब लोग नेटिव, सोचिए अगर गांव के लड़कों को गांव की भाषा में पढ़ाया जाए तब ना पढ़ाई डेवलप करेगा। इसलिए अंग्रेजी वहाँ से क्या हुआ? उत्थान, यानी अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा तरक्की, मैंने अंग्रेजी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। एंड द सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड, और जो सेकेंड फेज है, दूसरा अवधि 1250 से 1350 में, डिस्प्लेज ए टेंडेंसी, उसका जो स्वभाव था, जो प्रवृत्ति था, टू वेराइटी एंड डायलेक्टियल सब डिवीजन, यानी कि इसका जो था विभिन्न प्रकार के और डायलेक्टियल सब डिवीजन, यानी कि प्रांतीय भाषा और सब डिवीजन, यानी इतना बांटवारा इसमें हो चुका, इतना ज़्यादा, किसमें? मिडिल इंग्लिश में 1250 से 1350 में। इन एडिशन टू बी रिलीजियस राइटिंग्स देयर आर ऑल्सो सम सेकुलर वर्क्स। कह रहा है कि धार्मिक किताब तो लिखा गया था चर्च के पादरियों के द्वारा, इसके अलावा कुछ और भी किताबें लिखी गई जो धर्म निरपेक्ष था, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं था। उन किताबों में धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था। एंड मेनी ऑफ दीज वेयर ट्रांसलेशंस ऑफ पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेस, और इनमें से कुछ ऐसी भी किताबें थी जिनका अनुवाद पॉपुलर फ्रेंच रोमांस, यानी फ्रेंच शब्दों में किया गया और लोकप्रिय वो रोमांस शब्दों में, ठीक है, लयदार, जिसको लय रोमांस रोमांटिक बोलते हैं। और सुन लीजिए कौन था किताब का नाम, ले ऑफ हैवलॉक द डेन। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, रिटन इन मिडलैंड डायलेक्ट में ये लिखा गया भाषा में। इज ए गुड एग्जाम्पल, यह बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण है। एंड दिस पोएम शोज क्लियरली, और इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा दैट द ओल्ड इन्फ्लेक्शंस आर ऑल गॉन। जो पहले की इंग्लिश हुआ करता था, ओल्ड इंग्लिश, जिसको पढ़ने में, लिखने में और सुनने समझने में कठिनाइयाँ होती थी, उसका प्रभाव बिल्कुल इस पोएम से गायब कर दिया गया। एंड द वोकेबुलरी इज ऑलमोस्ट अनमिक्स्ड। अब यह जो शब्द इसमें जो यूज किया गया लगभग अनमिक्स था, यानी मिश्रण नहीं था विद फ्रेंच के साथ। एंड द अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, और इस अवधि के समय में एक और द अदर कहाँ पर है, हाँ, टू अदर वर्क, हाँ, दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई इस अवधि में, टू अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड विच कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेंच शब्दों का प्रयोग किया गया। एंड आर, नाम सुनिए कौन कौन था, द रोमाउंट ऑफ द रोज रिटन बाय जेफरी चॉसर्स एंड द रोमांस ऑफ किंग अलेक्जेंडर। ये दोनों किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रेंच में लिखा गया। एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, यानी कि लगभग 1340 से 1400 के बीच में लिखा गया, इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। और यह जो अवधि आया 1340 से लेकर 1400 तक, यह पीरियड को जानते हैं इंडिविजुअल राइटर्स के रूप में, व्यक्तिगत लेखक के रूप में यह अवधि को जाना जाता है। जो भी लेखक आया अपना मत, अपना विचार कुछ ना कुछ दिया, ठीक है। एंड दिस फेज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। और यह समय था जो सूचित करता है क्लासिकल मिडिल इंग्लिश, जिसको हम लोग एक बार शास्त्रीय बोलते हैं, ठीक है। एंड द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, और इस पीरियड के सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लेखक थे वो थे चौसर जी, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन विक्लिफ। एंड द फॉलोइंग आर द वेल नोन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स हु हैव मेड दिस एन आउटस्टैंडिंग एज। और उन लेखकों में से कुछ
जो लेखक ऊपर नाम दिया गया है, उनके कुछ महत्वपूर्ण किताब यहाँ पे है, और ये किताब क्रांति ला दी अंग्रेजी के क्षेत्र में, ठीक है, और इस एज को मिडिल इंग्लिश को आउटस्टैंडिंग बना दिया, ठीक है भाई। देखो, बिना लेखक बिना विद्वानों के कोई भी चीज़, चाहे वो लैंग्वेज हो या कोई इन्वेंशन हो, ठीक है, महान नहीं होता है। और वे वेल नोन वर्क्स ऑफ दिज राइटर्स, और महान लेखकों के नाम सुनिए। चौसर जी का नाम, द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स, ये उनकी किताब है, सबसे मशहूर है, पूछता भी है। गोवर जी लिखे मेडिटेंटिस एंड वॉक्स क्लेमेंटिस एंड कॉन्फेसियो अमेंटिस। लैंगलेट जी लिखे पायर्स द प्लोमैन एंड विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन की है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। एंड टू अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर बाय अननोन ऑथर्स, और भी दो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि अननोन लेखक के द्वारा लिखा गया। इनका नाम बाबू उस किताब पे नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता कि इसके लेखक कौन है। बट दिस इज नो वे डिमिनिशेस देयर इम्पोर्टेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके महत्व को कम कर सकते हैं। बहुत ही उनका भी बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेजी को डेवलप करने में। एंड दीज आर, और किताब का नाम से कौन है, द पर्ल एंड द सॉर गेवेन एंड द, ये पहला किताब, दूसरा द ग्रीन नाइट। एंड द लेटर इज कॉन्सिडर्ड, जो बाद वाला है, इज कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और अंग्रेजी कविता का सब जितनी भी महान महान उदाहरण दिए गए बड़ी बड़ी, उनमें से इसको एक माना है, ठीक है। एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पिनाकल्स, और एकजुट होकर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व इसको स्वीकारा, पिनाकल्स ऑफ पोएटिक, यानी कि चरम सीमा, कविता का अंतिम इसको बोलते हैं। अचीवमेंट्स आर द वर्क्स ऑफ चौसर, और चौसर, जेफरी चौसर की जो किताबें थी वो एक बहुत ही बेहतरीन कविता में इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है, और इसको पूरा विश्व अपनाया। एंड विच प्रोवाइड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और उनकी कविताओं से बहुत ज़्यादा मात्रा में सूचना दिया गया अबाउट मेडिएवल लाइफ एंड टाइम्स, मध्यकालीन जो इतिहास थी अंग्रेजी की, उसकी जीवन क्या थी, उस समय मतलब क्या उनका काल क्या था, इन सभी के बारे में हमारे जेफरी चौसर जी बड़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं। एंड द चौसर्स वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, और जेफरी चौसर्स की जो किताबें हैं वो मिडिल इंग्लिश ग्रामर के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन का भंडार है, ठीक है, एंड शब्दकोश, वोकेबुलरी के बारे में एंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में। दोस्तों, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ दिक्कत होगा फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले तो भाई मुंह थक गया बोलते बोलते, तो प्लीज़ देखते हो तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।